ऑडिट विभाग जब ऑडिट करता है किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी फील्ड यूनिट में, कहीं लेखा में भी, तो उसको बोलते हैं ऑडिट आपत्तियाँ। और ऑडिट आपत्तियों पे जो रिपोर्ट तय किया जाता है वो कई प्रकार की होती हैं, उसके संबंध में हम बात करते हैं। क्योंकि जब आप ऑडिट करते हैं या कोई इंस्पेक्शन करते हैं और इस इंस्पेक्शन रिपोर्ट पे कोई एक्शन ही ना हो या इंस्पेक्शन रिपोर्ट आप प्रस्तुति ही न करें तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। परंतु ये ऑडिट विभाग है, ऑडिट विभाग अपनी जो निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करता है उसे ऑडिट आपत्तियों के रूप में जाना जाता है और उसके कई प्रकार से होते हैं। सबसे पहले कार्यकारी कार्यालयों के निरीक्षण पर रिपोर्ट। कार्यकारी निरीक्षण मतलब फील्ड यूनिट है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसेस हैं, कहीं भी लेखा विभाग के अलावा किया जाए, चाहे स्टेशन हो या एक फील्ड यूनिट्स हो या कहीं भी, तो उसको आप कार्यकारी कार्यालयों के निरीक्षण रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसे है लेखा परीक्षा निरीक्षक रिपोर्ट पार्ट 2, लेखा परीक्षा निरीक्षक रिपोर्ट पार्ट 1 के नाम से जानते हैं। निरीक्षक रिपोर्ट पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में जो लेखा परीक्षा विभाग है वो निरीक्षण के दौरान छोटी मोटी या कम महत्वपूर्ण अनियमितताओं के लिए तैयार की जाती है। सामान्य प्रकृति की आपत्तियां शामिल होती हैं, मुख्यतः कार्यकारी कार्यालयों की कमियां बताई जाती हैं और कि छोटे मोटे सुझाव दिए जाते हैं कि आप इनके तहत कार्य करिए जिससे कि आपको प्रशासनिक नुकसान न हो और गवर्नमेंट को प्रशासनिक और फाइनेंशियल दोनों नुकसान न हो। सहायक ऑडिट ऑफिसर या उससे उच्च अधिकारी से जारी कर सकता है। सहायक लेखा अधिकारी इसे बंद करने के लिए सक्षम है, अकाउंट डिपार्टमेंट इसको बंद करने के सक्षम है। यदि वो कार्यकारी कार्यालय द्वारा भेजे गए जवाबों से संतुष्ट हो जाता है, बंद करने की सूचना ऑडिट विभाग को दी जाती है। यदि वहाँ से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो इसे बंद मान लिया जाता है। यदि ऑडिट चाहे तो ऐसी बंद की गई निरीक्षण रिपोर्ट को समीक्षा के लिए मंगा सकता है। यदि सहायक लेखाधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय से ऑडिट संतुष्ट है तो ठीक है, यदि संतुष्ट ना हो तो इसे पुनः ओपन कर सकता है। रीओपन की दशा में रीओपन की तारीख से उसे एक नई निरीक्षण रिपोर्ट पार्ट 2 माना जाएगा। मतलब निरीक्षण रिपोर्ट पार्ट 2 लेखा विभाग इसे बंद कर सकता है, सहायक लेखाधिकारी। परंतु यदि ऑडिट डिपार्टमेंट इससे संतुष्ट नहीं है तो इसको रीओपन कर सकता है और इसको नई निरीक्षण रिपोर्ट माना जाएगा। ऑडिट विभाग में इसे समीक्षा बंद करने के साथ सहायक ऑडिट ऑफिसर उससे पद, यदि उसको रीओपन किया जाता है इन निरीक्षण रिपोर्ट को तो उस कंडीशन में अब लेखा विभाग उसको बंद नहीं कर सकता है। उसके लिए अब सहायक ऑडिट ऑफिसर या उससे उच्च अधिकारी ही इसे बंद कर सकते हैं। यह रिपोर्ट जवाबों द्वारा या सहायक लेखा परीक्षक सहायक ऑडिट ऑफिसर के द्विपार्टी या त्रिपार्टी मीटिंग में बंद की जा सकती है। मतलब इससे यदि लेखा विभाग और अकाउंट ऑडिट के बीच में कुछ तालमेल नहीं है, ये संतुष्ट असंतुष्ट हैं, तो दोनों मिलकर बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। या कार्यकारी कार्यालय जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फील्ड यूनिट से, तो ये तो उनको भी शामिल करके तीनों बैठ के एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग के दौरान जो भी समस्याएं हों, जो भी आपत्तियां हों, उनको चर्चा करके उसको बंद किया जा सकता है। और ये जो ऑडिट का ये जो मीटिंग वाली सिस्टम है बहुत अच्छा है। कोई भी आपत्ति हो आप सब कुछ कागज़ पे या पेपर पे ही आप मत दौड़िए, आप बैठिए, मीटिंग करिए, डिस्कशन करिए, उससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और ये ऑडिट की आपत्तियां इसी प्रकार से होती हैं और इसका समाधान बैठ के किया जा सकता है। निरीक्षण रिपोर्ट पार्ट 2 में छोटी छोटी आपत्तियां होती हैं। अब हम आते हैं निरीक्षण रिपोर्ट पार्ट 1 में। कार्यकारी कार्यालय और स्टेशनों के रिकॉर्ड के लेखा परीक्षक दौरान पाए गए गंभीर अनियमितताओं एवं अवैध स्वरूप से भुगतान की आपत्ति के लिए तैयार की जाती है। ठीक है। मुख्य आपत्तियां और कार्यविधि की गलतियों से संबंधित होती हैं। जारी करने से पूर्व प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट की अनुमति लेना आवश्यक है। निरीक्षण रिपोर्ट पार्ट 1 को जारी करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? पूर्व प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट की अनुमति लेना है। यह कार्यकारी कार्यालय को उत्तरों से बंद होती है या कार्यकारी लेखा और ऑडिट विभाग की त्रिपार्टी मीटिंग द्वारा बंद की जाती है। यहाँ भी वही चीज़ है, या तो जवाब से ही संतुष्ट हो जाए, लिखित जवाब से, नहीं लिखित जवाब से संतुष्ट है तो बैठ के मीटिंग करिए। मीटिंग करने के बाद उन जवाबों को सही से अध्ययन करके दोनों लोग बैठ के जो समस्याएं हैं, जो आपत्तियां, उन पर चर्चा करिए और बंद कर दीजिए। मुख्यतः कार्यकारी कार्यालयों की कमियों पर बनाई जाती है। प्रत्येक मत के लिए अलग अलग, मतलब एक एक छोटे छोटे मत के लिए अलग अलग मद पैरा बनाए जाते हैं। ये हो गई आपके एग्जीक्यूटिव कार्यालयों को या स्टेशनों की तरफ से जो निरीक्षण किया जाता है उस पर आपत्तियाँ। परंतु कुछ आपत्तियाँ ऐसी भी होती हैं ऑडिट में जो लेखा विभाग में निरीक्षण किया जाता है उसमें से पकड़ में आते हैं। जैसे रफ ऑडिट नोट पहला है,
लेखा विभाग में रखे गए लेखों का मासिक लेखा परीक्षा के दौरान पाए गए बहुत सी सामान्य न्यूनताओं के लिए तैयार की जाती है। इसे तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है। पहला, लेखा का बहुत सी सामान्य गलतियों के विषय में जारी किया जाता है। छोटी मोटी गलतियों के लिए इसका निपटान 15 दिनों में हो जाना चाहिए, वरना यह टेस्ट ऑडिट नोट पार्ट 2 में परिवर्तित हो जाता है। मतलब टेस्ट ऑडिट नोट पार्ट 2 इससे बड़ा पैरा है उस पर कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही टेस्ट ऑडिट नोट पार्ट 2 में इसका कन्वर्सन हो जाता है उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाता है। मतलब रफ ऑडिट नोट बंद हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, और एक नया पैरा जो है टेस्ट ऑडिट नोट पार्ट 2 आ जाता है। ठीक है, यह संबंधित विषय का अनुभाग अधिकारी के ऑडिट सेक्शन द्वारा दिया जाए। मतलब जो ऑडिट सेक्शन के जो अनुभाग अधिकारी है, सेक्शन ऑफिसर हैं, वो उस पर आपत्तियाँ देते हैं और इसको जवाबों से या बैठ के चर्चा करके इसे बंद किया जा सकता है। ठीक है, इसमें सक्षम अधिकारी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट है या उससे अधिक अधिकारी। दूसरा है टेस्ट ऑडिट नोट पार्ट 2। लेखा विभाग में रखे गए लेखों का मासिक लेखा परीक्षा करने के दौरान अनियमितताओं के संबंध तैयार इसे तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है। रफ ऑडिट नोट हुआ आपका, दूसरा आपका टेस्ट ऑडिट नोट पार्ट टू रफ ऑडिट नोट से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, इसमें विशेष बनाए जाते हैं, इसमें कम महत्वपूर्ण गलतियां समाया जाता है। इसे सहायक ऑडिट ऑफिसर या उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। यह भी लेखा और अकाउंट दोनों को दो पार्टी मीटिंग में बंद कर दिया जाता है। सहायक ऑडिट ऑफिसर या उससे कोई भी सहमत हो तो उसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेस्ट ऑडिट नोट पार्ट 1। चाहे निरीक्षण रिपोर्ट हो चाहे टेस्ट ऑडिट रिपोर्ट हो, दोनों को जारी करने से पूर्व प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट की अनुमति लेनी आवश्यक है। ठीक है, यह भी लेखा विभाग के उसमें बनाया जाता है कमियों पे। उसमें मुख्य रूप से गलत वर्गीकरण और गलत एलोकेशन के मुद्दे होते हैं। फिर होता है विशेष पत्र। कार्यकारी और लेखा दोनों पहले तो सेपरेट अलग अलग चलते हैं, दोनों पे अलग अलग आपत्तियां होती हैं, परंतु यहाँ पे विशेष पत्र में दोनों मिक्स हो जाते हैं। यदि उस स्तर पे सॉल्यूशन नहीं होता है या ड्रॉप नहीं होता है पैरा, तो अब आता है विशेष पत्र। लेखा विभाग विभागीय कार्यालयों और स्टेशन रिकॉर्ड में लेखा परीक्षा दौरान पाई गई अधिक गंभीर और महत्वपूर्ण अनियमितताओं के किसी विषय मामले में संबंध में जारी किया जाता है। यह किसी बड़ी विशेष खामी कार्यविधि में कमी को ऑडिट विभाग द्वारा पकड़ा जाता है तो उसे विशेष पत्र के माध्यम से जारी किया जाता है। यह प्रायः कार्यकारी कार्यालयों के दोष पर बनाया जाता है। इसे जारी करने से पूर्व प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट की अनुमति लेना आवश्यक है। इसका निपटारा जवाबों द्वारा या त्रिपार्टी मीटिंग में किया जाता है। इसे बंद करने से पूर्व प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट की अनुमति लेना आवश्यक है। विशेष पत्र या तो ड्राफ्ट हो जाता है या प्रायः ड्राफ्ट पैरा में बदल जाता है। ड्राफ्ट पैरा में धन संबंधी मूल्य 20 लाख रुपए या अधिक है। 20 हो सकता है कुछ चेंज हो गया हो, इसलिए मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसे भी कभी कभी एक ही प्रकृति की 2 या 3 विशेष पत्रों को मिलाकर भी एक ड्राफ्ट पैरा बना दिया जाता है। विशेष पत्र 1 या 2 या 20 लाख रुपए से अधिक होगा तभी वो ड्राफ्ट पैरा में कन्वर्ट होगा। 3-4 विशेष पत्रों को जोड़कर मिलाकर एक ड्राफ्ट पैरा बना दिया जाता है। ड्राफ्ट पैरा में बदलने की अनुमति भी पीडीए कार्यालय देता है। निरीक्षण रिपोर्ट पार्ट 1 या टेस्ट ऑडिट नोट पार्ट 1 में ड्राफ्ट पैरा में परिवर्तित हो सकते हैं, किंतु प्रायः विशेष पत्र ही या तो बंद हो जाते हैं या ड्राफ्ट पैरा में बदल जाते हैं। यह प्रायः ड्राफ्ट पैरा बनाने की एक मध्यवर्ती अवस्था है। प्राथमिक तथ्यात्मक विवरण। लेखा परीक्षा के दौरान मुख्य लेखा परीक्षा की निगाह में यदि कोई ऐसी अनियमितता आती है जिसकी कार्रवाई विभाग अध्यक्ष के स्तर पर चाहता है तो प्राथमिक तथ्यात्मक विवरण तैयार करते हैं। इसे तैयार करते समय निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब लेखा परीक्षा के दौरान मुख्य लेखा परीक्षक की निगाह में कोई चीज़ आती है तो वो अपनी तरफ से कोई आपत्तियाँ या इस तरह से विवरण तैयार करता है, जिसे प्राथमिक तथ्यात्मक रिपोर्ट कहते हैं। यह संबंधित कागजों की प्रतियों के साथ विभाग अध्यक्ष को भेजा जाता है तथा एक प्रति वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को भेजी जाती है। प्राथमिक तथ्य विवरण का उत्तर 6 सप्ताह में मुख्य लेखा परीक्षक के पास पहुंच जाना चाहिए। ये आपको याद रखना है कि कितने 6 सप्ताह में। प्राथमिक तथ्यात्मक विवरण का पैरा अनुसार उप विभाग अध्यक्ष द्वारा तैयार किया जाता है तथा विभाग अध्यक्ष के अनुमोदन से
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी को भेजा जाता है। वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी इसे जांच पड़ताल का मुख्य लेखा परीक्षक को भेज देता है। वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा परीक्षक यदि आवश्यक है तो त्रिस्तरीय बैठक में मसौदे का निपटारा किया जाता है। मुख्य लेखा परीक्षक प्राथमिक तथ्य विवरणों के जवाबों से तथा रेलवे प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई संतुष्ट है, जिसे बंद किया जाता है, अन्यथा इसे ड्राफ्ट पैरा में बदल दिया जाता है। कहने का मतलब कि ड्राफ्ट पैरा बड़ा रूप हो गया है। अब हम ड्राफ्ट पैरा की तरफ चलते हैं और ड्राफ्ट पैरा बहुत ही बड़ा ऑडिट ऑब्जेक्शन माना जाता है। आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत सारे आपके क्वेश्चन आते हैं ड्राफ्ट पैरा से, इसलिए आपको इसे ध्यान से समझना है। ड्राफ्ट पैरा मुख्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गलतियों के दौरान पाई जाने वाली 20 लाख रुपए से अधिक धन मूल्य वाली गंभीर अनियमितताओं के लिए एक पैरा का प्रस्ताव किया जाता है, जिसे ड्राफ्ट पैरा कहते हैं। मतलब कुछ गलतियां होती हैं 20 लाख रुपए उससे अधिक, और 20 लाख रुपए हो सकता है चेंज हो गए, मैंने आपसे बताया 20 लाख अधिक। स्पेशल पत्र, ऑडिट नोट, निरीक्षण रिपोर्ट या प्राथमिक तथ्य विवरण आदि के जवाब जब संतोषजनक नहीं होते हैं तो इनको ड्राफ्ट पैरा में बदल दिया जाता है। ड्राफ्ट पैरा 6 प्रतियों में तैयार किया जाता है। प्रतियां निम्नानुसार होती हैं। प्रथम प्रति महाप्रबंधक को व्यक्तिगत पते पर, द्वितीय प्रति वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को व्यक्तिगत पते पर, तीसरी संबंधित विभाग अध्यक्ष, चौथी नियंत्रक महालेखा परीक्षक रेलवे, पांचवी कार्यकारी निदेशक लेखा रेलवे बोर्ड, छठवीं रिकॉर्ड में रहती है। रेल प्रशासन को ड्राफ्ट पैरा की प्राप्ति के 8 सप्ताह के भीतर रेलवे बोर्ड के अनुमोदन से मुख्य लेखा परीक्षक को अंतिम उत्तर भेजना आवश्यक है। 8 सप्ताह के अंदर उक्त समय के अनुपालना के लिए आवश्यक है। यदि रेल प्रशासन ड्राफ्ट पैरा का ड्राफ्ट रिप्लाई तैयार कर रेलवे बोर्ड के अनुमोदन हेतु यथाशीघ्र कार्यकारी निदेशक लेखा रेलवे बोर्ड को भेजें। मतलब ड्राफ्ट रिप्लाई तैयार करके ये है कि अंतिम 8 सप्ताह तक किसको भेजना होता है, मुख्य लेखा परीक्षक को भेजना होता है। इस हेतु ड्राफ्ट रिप्लाई संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा तैयार कर लेखा विभागाध्यक्ष से विधिक्षित करवाकर महाप्रबंधक को भेजा जाता है। ड्राफ्ट रिप्लाई जो है, ड्राफ्ट पैरा का रिप्लाई महाप्रबंधक महोदय के अनुमोदन से ही रेलवे बोर्ड को भेजा जाता है। रेल प्रशासन द्वारा प्रस्तावित उत्तर को रेलवे बोर्ड के अनुमोदन भेजते समय महाप्रबंधक को निम्न सूचना के साथ भेजना चाहिए। ड्राफ्ट पैरा को जब आप ड्राफ्ट पैरा का रिप्लाई तैयार करते हैं तो सबसे पहले आप उसका अध्ययन करिए, और अध्ययन करने के बाद ये समझिए कि उस ड्राफ्ट पैरा में जो मुद्दे उठाए गए हैं क्या उससे संबंधित कोई और दस्तावेज तो नहीं है जो आपके पक्ष में है। तो आप उन संबंधित पत्राचार को भी उस ड्राफ्ट पैरा में जिसका उल्लेख नहीं है आप उसको बताइए और उसके संबंध में पूरा विवरण दीजिए। और फिर ड्राफ्ट पैरा का जो भी पैरा बने हुए उस पर एक एक करके पैरा वाइज टिप्पणी आप बनाइए। कहने का मतलब ये है कि उसके अलावा मतलब विलम्ब हुआ तो उसका कारण सहित एक एक रीजन आपको बताना पड़ेगा, और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है या क्या किया गया है, या जहाँ पे D&R एक्शन की ज़रूरत है क्या लिया गया है या लिया जाएगा या क्या हो रहा है, उसके संबंध में पूरी डिटेल महाप्रबंधक द्वारा रेलवे बोर्ड को भेजा जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड से अनुमति आने के बाद जवाब प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट को दे दिया जाता है। इस अनुमोदित जवाब की एक प्रति निम्न अधिकारियों को दी जाती है, किसको, अपर उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक रेलवे, और रेलवे बोर्ड की संविदा योजनाओं मंजूरी संबंधित ड्राफ्ट पर सीधे रेलवे बोर्ड द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो रेलवे बोर्ड संबंधित है वो डायरेक्ट सीधे रेलवे बोर्ड करेगा, जो क्षेत्रीय रेलवे से है तो महाप्रबंधक के माध्यम से जाएगा। रेलवे के मामले में ड्राफ्ट पैरा का अंतिम जवाब महाप्रबंधक द्वारा अनुमोदन कर इसके प्राप्त होने के 6 सप्ताह के अंदर प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट को भेजा जाता है। यदि मसौदा एक से अधिक रेलवे संबंधित तो प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट को अंतिम जवाब देने से पूर्व रेलवे बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक है। इस प्रकार के मामलों में अंतिम जवाब देने की समय सीमा ड्राफ्ट पैरा प्राप्त होने की तारीख से 8 सप्ताह रहेगी। यदि इसमें भी संतुष्ट नहीं होता है तो वो ड्राफ्ट पैरा कन्वर्ट हो जाता है ऑडिट पैरा में। रेल प्रशासन से प्राप्त ड्राफ्ट पैरा के जवाब लेखा परीक्षक द्वारा जांचने के पश्चात इसे रेलवे की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ऑडिट पैरा के रूप में शामिल किया जाता है। इसे और जो ऑडिट पैरा बन जाता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है हम समझते हैं।
रेलवे के लेखा परीक्षक को वार्षिक जांच वित्तीय वर्ष हेतु अपर उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें रेलवे की विनियोग लेखे और टिप्पणियां शामिल होती हैं। में ऑडिट पैरा भी शामिल कर लिए जाते हैं। यह रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान संसद के पटल पर रखी जाती है। संसद सदस्यों के बीच विचार विमर्श और गहन रूप से विचार करने से लोक लेखा समिति को सौंप दिया जाता है। इस समिति को लोकसभा राज्यसभा के दोनों सांसद होते हैं। लोक लेखा समिति ऑडिट रिपोर्ट के प्रत्येक पैरा पर अपना ऑब्जर्वेशन देती है और फिर इस रिपोर्ट को संसद या रेलवे बोर्ड को भेज दिया जाता है। संसद में पुनः विचार इस पर किया जाता है। रेलवे बोर्ड लोक लेखा समिति के द्वारा ऑब्जर्वेशन किए गए उस पर गंभीरता से विचार कर प्रत्येक पैरा के सामने अपना रिमार्क लिखता है। लोक लेखा समिति से प्राप्त होने की तारीख से 6 माह के भीतर रेलवे बोर्ड द्वारा पुनः लोक लेखा समिति की रिपोर्ट लौटा दी जाती है। लोक लेखा समिति द्वारा पुनः इसकी समीक्षा की जाती है। मतलब कहने का कि एक छोटी सी आपत्ति जो कि गंभीर प्रवृत्ति की है उसमें सॉल्व नहीं होती है तो बढ़ते बढ़ते वो ऑडिट पैरा में हो जाती है। ये है आपके ऑडिट विभाग के फंक्शन। और ऑडिट विभाग की आपत्तियों को इस समय से निस्तारण नहीं किया जाए तो उसका प्रभाव क्या होगा, ऑडिट विभाग का कार्य क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा। तो मेरे हिसाब से जो मैंने आपको समझाया ऑडिट के बारे में आपको पूरी तरह से पता चल गया होगा। ऑडिट आपत्तियों के बारे में भी पता चल गया होगा। लेकिन फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट्स करिए और मैं आपको बताऊँगा।